हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएस स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैव विविधता को संरक्षण कैसे करें। तो पिछले हमने जो लेक्चर में पढ़ा था कि जैव विविधता में किस प्रकार की क्षति हो रही है और जैव विविधता में क्षति के कारण क्या थे। तो अब हम जैव विविधता में जो क्षति है उसको बचाने के लिए यानी उसको संरक्षण प्रदान करें। आखिर हम जैव विविधता को संरक्षण किस लिए प्रदान करें, क्यों प्रदान करें, तो किस चीज के लिए। तो उसके एक तरीके से स्पष्ट और अस्पष्ट तीन कारण हो सकते हैं। जैसे कौन सा, संकुचित संकीर्णता के लिए उपयोगी, दूसरा जो है व्यापक रूप से स्वार्थ के लिए उपयोगी और तीसरा है नैतिक। तो जैसे हम बोले कि संकुचित संकीर्णता के लिए उपयोगी, तो मानव जो है वो अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार के जीवों प्लांटों पे डिपेंड है। जैसे किस किस चीज के लिए, तो जैसे जो क्या है कि भोजन के लिए किस पे डिपेंड है, तो पादप पर, फूड के लिए। उसके बाद विभिन्न जो रेसे प्राप्त होते हैं तो रेसों के लिए भी किस पे डिपेंड है, प्लांट पर। लकड़ी के लिए प्लांट पर, गोंद के लिए प्लांट पर, और बहुत सारी जो मेडिसिन है या दवाएं हैं उनके लिए भी किस पे डिपेंड है, प्लांट पर। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है मानव किससे करता है, सब प्लांट से करता है, पादप से। अगर पृथ्वी पर पादप में या जंतुओं में विविधता ना हो तो जो मनुष्य है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे अब कहते हैं कि पृथ्वी पर 25,000 से ज्यादा ऐसे पादप हैं, यानी 25,000 ऐसे पादप हैं जिनसे जो है वो दवाएं प्राप्त की जाती है, मेडिसिन। यानी बोल सकते हैं कि 25% जो पादप हैं उनसे मेडिसिन यानी दवाएं प्राप्त की जाती है। इसलिए हमको जैव विविधता में जो जीव हैं उनको संरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि व्यापक रूप से स्वार्थ के लिए उपयोगी। तो व्यापक रूप से स्वार्थ के लिए उपयोगी क्या हो सकते हैं कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में व्यापक रूप से स्वार्थ क्या हो सकता है कि इसमें जो है मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता जिसके बिना वो अपना जीवन चला ही नहीं सकता, यानी उसके बिना उसका जीवन जो है वो बेकार है, उसकी सांसें भी उसी से चलती हैं। जैसे क्या है, प्राणवायु ऑक्सीजन। प्राणवायु कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। जिसमें अमेजन जो वन है, अमेजन वर्षा वन, उनसे पूरे वायुमंडल का 20% ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी व्यापक रूप से स्वार्थ के लिए उपयोग बोले तो जो मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना मानव रह नहीं सकता तो वो कौन है, या जीव जंतु भी जिसके बिना नहीं रह सकते वो कौन है, प्राणवायु ऑक्सीजन। तो जैसे अमेजन के जो वर्षा वन है पूरी इन्वायरमेंट में, पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा यानी उसका पूरा 20% भाग ऑक्सीजन का कौन प्रोड्यूस करता है, अमेजन। तीसरा है नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दों में क्या हो सकता है, तो नैतिक मुद्दों में क्या है कि अगर मानव को अपना जीवन बचाए रखना है, अगर मानव को अपना जीवन बचाए रखना है तो उसको अपने आसपास के पादप और अन्य जो जंतु हैं तथा जो सूक्ष्म जीव हैं उनको संरक्षित करके रखना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और इनके समाप्त होने पर मानव का जीवन जो है वो कैसा हो सकता है, बेकार हो सकता है। तो अपने अस्तित्व को यानी बोल सकते हैं अपने वजूद को बनाए रखने के लिए उसको अन्य पादप और जंतु और सूक्ष्म जीव हैं उनको संरक्षण प्रदान करना होगा। ठीक है, हो गया, बंद कर दिया। हेलो गाइस, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता को संरक्षित कितने तरीके से कर सकते हैं, तो दो तरीके से, स्व स्थानीय संरक्षण और दूसरा बोलते हैं उत स्थानीय बाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो स्व स्थानीय संरक्षण क्या है, स्व स्थानीय संरक्षण एक तरीके का ऐसा संरक्षण है जिसमें उनको यानी किनको, तो पादप और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जहां पे वो रहते हैं वहीं पे उनको क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान कर दें। तो ऐसे संरक्षण को क्या बोलते हैं, स्व स्थानीय संरक्षण। जैसे पादप और जंतु हैं उनको उनका प्राकृतिक आवास में, ठीक, वो सारी फैसिलिटीज जो उनको चाहिए, यानी उनके शिकार पर क्या लगवा दें, प्रतिबंध लगवा दें, यानी उनको कोई भारी क्षति ना हो पाए। तो कौन कौन सी ऐसे जो है वो क्षेत्र जो इसमें आ जाते हैं, जैसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इसमें आ जाते हैं, नेशनल पार्क इसमें आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें आ जाती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या हैं। तो ऐसे क्षेत्र
बोल सकते हैं जहां पे जातीय समृद्धि बहुत ज्यादा है और उच्च जातीय समृद्धि है। यानी इस तरह की यहाँ पे जो जातियां पाई जाती हैं वो और किसी विशेष क्षेत्र में नहीं पाई जाती, यानी एक विशेष क्षेत्र है जहां पे जाति समृद्धि सबसे ज्यादा है, तो उनको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। यानी जहाँ का ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है वो क्या हो चुका है, नष्ट है, फिर भी वहां पे जातियां बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ऐसे क्षेत्रों को भी क्या बोल सकते हैं, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट की अवधारणा जो है वो किसने दी थी, तो एक वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद, जिनका नाम क्या, नॉर्मन मेयर। तो नॉर्मन मेयर ने जो है हॉट स्पॉट की अवधारणा दी थी। वर्तमान समय में वर्ल्ड में जो हॉट स्पॉट हैं वो कितने हैं, 34 हैं। शुरुआत में जब हॉट स्पॉट थे तो इनकी संख्या 25 थी, ठीक है, बाद में 9 और डिक्लेयर कर दिए गए, अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 34, जिसमें 3 जो हॉट स्पॉट है वो हमारे क्षेत्र में, एक तो है पश्चिमी घाट और दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, और तीसरा जो है वो हिमालय। ये 3 जो हॉट स्पॉट हैं वो हमारे भारत में लगे हुए हैं, भारत में है। फिर आ जाते हैं दूसरा, नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहां पे पादप और जंतु दोनों को संरक्षण प्रदान होता है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि मानव की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, यानी मानव द्वारा मतलब मानव को प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे मानव की कोई भी हरकत नहीं हो सकती, मानव यहाँ पे शिकार नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ से पादप को काट के नहीं ले सकता, तो मानव प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, ठीक, जिनको बोलते हैं नेशनल पार्क। इनका निर्माण जो कौन करता है, तो इनका निर्माण तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन इनका जो रख रखाव है या इनकी जो व्यवस्था है वो सब राज्य सरकार देखती है, ठीक है। तो वर्तमान समय में नेशनल पार्क की बात करें तो एनसीईआरटी 2021 के अनुसार जो नेशनल पार्क है वो 90 है। भारत में जो नेशनल पार्क है वो कितने हैं, 90, लेकिन अब वर्तमान समय में बात करें तो लगभग 105 104 के समथिंग है, ठीक है। तो कि नेशनल पार्क जो है, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, सबसे पहला जो स्थापित किया गया था, तो 1936-35 में एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसको वर्तमान समय में बोलते हैं नेशनल पार्क। ये सबसे पहले स्थापित किया गया था। भारत में जो प्रथम नेशनल पार्क था उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसको वर्तमान समय में बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो वर्तमान समय में कहाँ है, तो उत्तराखंड में, जो वर्तमान समय में कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं हेली, यानी भारत का पहला नेशनल पार्क। अब कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश। वर्तमान समय में लगभग 11 है नेशनल पार्क, और दूसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती, तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, इनका जो एक तरीके से इनकी जो स्थापना है, इनको जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो किसको जाता है, राज्य, यानी राज्य सरकार ही इनको घोषित और व्यवस्थित करती है, ठीक है। तो पूरे भारत में बात करें तो वर्ल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी है 448, ठीक है। ऐसे क्षेत्र हैं जो शिकार रहित हैं, जहां पर किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, तो ऐसे क्षेत्र क्या है, कहलाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वर्तमान समय में कितने हैं, 448। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर थोड़ी बहुत, यानी ऐसे एक तरीके से बोल सकते हैं जहां पर थोड़ी बहुत मानव प्रक्रियाएं जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से क्षेत्र, तो इनको 3 जोन में बांटा गया है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करी है कि पहला इसका जो क्षेत्र है वो कौन है, कोर जोन, और दूसरा जो इसका बफर जोन, और तीसरा जो है मैनिपुलेशन क्षेत्र। यानी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, वर्तमान जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, उनको 3 जोन में बांटा गया है। तो पहला जोन ऐसा जहां पे मानव जो प्रक्रिया है, जो मानव प्रक्रिया है, यानी मानव जो हस्तक्षेप है, ठीक है, वही वाला खुजली वाला प्रक्रम, तो मानव जो हस्तक्षेप है वो कतई 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 प्रतिबंधित है। मानव प्रक्रिया जो है, या मानव जो एक्टिविटीज हैं वो कतई क्या है, प्रतिबंधित है, यहाँ पर कोई भी मानव प्रतिक्रिया नहीं कर सकता।
दूसरा ऐसा क्षेत्र है बफर जोन। इसमें मानव थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसे क्या करते हैं शौचालय के लिए वो डिब्बू लेके जा सकता है वहां पे, तो थोड़ी बहुत मानव प्रतिक्रिया यहाँ पे हो सकती है, थोड़ी बहुत, यानी थोड़ी बहुत यहाँ पे मानव जो है वो क्या कर सकता है, एक्टिविटीज कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैनिपुलेशन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो मानव है वो वहां पे जो पादप है, जंतु हैं, यानी पादप और जंतुओं के साथ समन्वय बना के रह सकता है, उनका उपयोग भी कर सकता है, ठीक है। जैसे जंतु से पादप से प्राप्त जो लकड़ी है उनका भी यूज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा क्षेत्र है, यानी एक तरीके से